पहले वो आगे की डाउट्स बताओ मुझे। 77 तक डिस्कस हुआ था हमारा। कौन सा? 29। तो 79 में आपको क्या दिया हुआ? अगर क्वेश्चन समझते हो t बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, अगर t 0 से लेकर 2 पाई को बिलोंग कर रहा है और t की वैल्यू फिक्स नहीं है। If ABC is an equilateral triangle with the vertices A of sin t minus cos t, triangle दे रखा है, वो भी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। A is given sin t minus cos t, B is given cos t comma sin t, और c क्या है आपका? A comma B। और आप लोगों को बोला कि इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है? ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 1,1/6, सर्कल पे लाई करता है। जिस सर्कल का सेंटर कितना है? 1,1/6। और इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑल्टीट्यूड का। और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वही तो आपका सर्कम सेंटर होगा, वही सेंट्रोइड होगा, वही इन सेंटर होगा। तो फिर मैं ऑर्थो सेंटर थोड़ी ढूंढने बैठा, मैं क्या ढूंढूंगा? इस 4 में से कौन सा पॉइंट ढूंढना सबसे इजी है? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड ही मेरा ऑर्थो सेंटर है, तो फिर तो मैं सेंट्रोइड ढूंढ लूंगा। क्या होगा इसका सेंट्रोइड? sin t प्लस cos t प्लस a डिवाइड बाई 3, माइनस cos t प्लस sin t प्लस b डिवाइडेड बाई 3। अच्छा होगा? ये कितने सेंट्रोइड दिख रहे हैं आप लोगों को? ये कितने सेंट्रोइड है? 1 है, 2 है, 5 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, इनफाइनाइट है। कैसे इनफाइनाइट है? क्योंकि t चेंज हो रहा है, क्योंकि t बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई दिया हुआ है, हमें पता ही नहीं कि t क्या है उसके लिए, मतलब t फिक्स नहीं है। जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनडायरेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, कितने? इनफाइनाइट। वो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दे सर्कल बन जाए, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया। इस पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल का मतलब क्या हुआ? कि इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है? सर्कल। तो आपको इनडायरेक्ट एक लोकस ढूंढना है, और वो लोकस क्या आने वाला क्वेश्चन के अंदर मेंशन है? सर्कल आएगा। तो लिखा कहीं नहीं है, बट उसका मतलब तो वही हो रहा है कि भाई t अगर वेरिएबल है, पैरामीटर है, तो बहुत सारे पॉइंट है, वो बहुत सारे, ये पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसका कि वो बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, सर्कल बन रहा है। इट मींस मेरा जो लोकस है किसका? ऑर्थो सेंटर का, जो सेंट्रोइड भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करके आपका एक सर्कल बनता है। तो आपको किसको एलिमिनेट करवाना पड़ेगा? t को। t अकेला तो जाएगा नहीं, किसको लेके जाएगा? cos और sin को लेके जाएगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? आपको sin t और cos t को हटाना तो आपके दिमाग में कौन सी आइडेंटिटी आती है? देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको किसके साथ इक्वेट कर लेता हूँ? x के साथ। x के साथ इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस a की वैल्यू कितनी मिलेगी? sin t प्लस cos t। और ये किसकी वैल्यू है? y की तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू y करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y माइनस b इक्वल टू sin t माइनस cos t। किसको हटाना है अपने को? sin और cos को। आपने बोला कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करके दोनों को ऐड, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर लेते। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा? 3x माइनस a का स्क्वायर प्लस 3y माइनस b का स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, मिडिल टर्म 2 sin t cos t। इसका स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, मिडिल टर्म। ऐड किया होगा तो मिडिल टर्म कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, इसका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। ये आप लोगों का सर्कल का इक्वेशन मिल गया। पर सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करके मुझे बताओ क्या होता है? x माइनस h का प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि x और y के साथ कोएफिशिएंट
तो यहाँ पर है तो 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 जब इस ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या होकर निकलेगा? तो 3 जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या होकर निकलेगा? 9 स्क्वायर, तो 9 होकर निकलेगा। यहाँ पर भी 3 बाहर ले लेते तो बाहर होकर निकलेगा तो क्या होकर निकलेगा? स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, दोनों में से 9 कॉमन लेके उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो 2/9 हो जाएगा। अब देखो तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो जो h और k दो तो क्या होता है? सेंटर। इसके हिसाब से यहाँ का सेंटर क्या है? a/3 और b/3 और वो सेंटर तो पहले से दिया हुआ है कि a/3 1 होगा और b/3 1/3 होगा। तो a हो गया 3, b हो गया 1, ये और b की वैल्यू मिल गई। फिर ढूंढना क्या था? स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 तो 8। ये लोकस का क्वेश्चन है, पहले लिखा कहीं नहीं है लोकस बट है वो लोकस क्योंकि t पैरामीटर है। नेक्स्ट 80 एक बार 80 वाला क्वेश्चन मुझे छोड़ना ना क्योंकि तो होता है पढ़ता तो समझ में आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत लेंदी क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ पहले एक बार कर लेता हूँ करवा देता हूँ आपको। उसके बाद छूट गया होगा। जल्दी 85 पहले एक बार डायग्राम जिसमें मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ फॉलोइंग ज्योमेट्री में एक बार डायग्राम बनाने की ट्राई करने का थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर टू लाइन, इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है L1 is given 2x plus 5/4 and L2 is given minus 4x plus 3/4। There is one more line, this is called the L3. It intersects L2 at point A and L1 at point B. L2 at point A and L1 at point B. And this line L3 line जो कहाँ से पास हो रहा है 2,3 से पास हो रहा है। एक ट्राइंगल बनेगा तीनों लाइन मिलकर, आपको इस ट्राइंगल का एरिया देना है।
हमें ट्राइंगल का एरिया ढूंढना। ट्राइंगल का एरिया ढूंढना होगा तो अगर आपका तीनों लाइन के इक्वेशन हो जाए, मतलब अगर इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो आपको क्या लगता है, क्या चाहिए होगा मुझे? तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये तो मिल ही जाएंगे इन दोनों को सोल्व करके, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी तो मिल ही जाने वाला है। तो तकलीफ कहाँ है? ए और बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट ढूंढने के लिए आपको और एक इन्फॉर्मेशन देती है। वो इन्फॉर्मेशन देती है कि बी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये ए पॉइंट को अगर मैं सपोज ए कोमा ए बोलूं और बी पॉइंट को सपोज मैं ए कोमा बी बोलता हूँ, तो पहला एक रिलेशन मिलेगा 2 इक्वल सेकंड फॉर्मूला से 2 इक्वल टू 1 into a plus 3 into h डिवाइड बाय 4, सेकंड फॉर्मूला। फिर 3 इक्वल टू 1 into b plus 3 into k डिवाइड बाय 4। कितने रिलेशन हो गए? 2। पर कितने अननोन है? 4 अननोन, 2 इक्वेशन से तो नहीं मिलेगा, तो और 2 इक्वेशन चाहिए। वो 2 इक्वेशन भी आपको दिख रहा होगा। ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -4h प्लस 3k इक्वल टू 12, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2h प्लस 5b इक्वल टू 10। फिर क्या करना चाहिए आप लोगों को? यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 8 - 3h, a की जगह पर रख दूंगा 8 - 3h, और b की वैल्यू 12 - 3k, 12 - 3k। देखिए तो k के टर्म में एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको सॉल्व कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा, hn k, h और k मिल गया, k को यहाँ पुट कर लूंगा तो ab भी मिल जाएगा। तो आपके तीनों पॉइंट है तो ट्रायंगल के एरिया के डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। 84 तो 84 में भी एक बार डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया है? रे ऑफ लाइट, मतलब इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द 2,3। एक लाइट आता है, एक रे आता है जो कहां से पास होते हुए आ रहा है, 2,3, राइट। रे आया, क्या किया उसने? रिफ्लेक्ट हुआ कहां से? एक्स एक्सिस, जिसमें एक्स एक्सिस से जाके टकराया, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो रहा है? रिफ्लेक्ट होके वो पास हो रहा है 5,4। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कोऑर्डिनेट है a, और ये आपका एक्स एक्सिस है। पहले इतना हुआ, फिर आगे देखते हैं। लेट r be the point that divides the line segment AQ, line segment AQ internally in the ratio 2:1। r वो पॉइंट है जो इस AQ लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर आगे वापस let the coordinate of the foot of perpendicular M from R on the bisector of angle PAQ with alpha and beta, then the value of 7 alpha plus 3 beta। उसके बाद आपको बोला गया है इस R पॉइंट से आपको एक फुट बनाना है, आपको एक फुट चाहिए। और फुट कहाँ चाहिए? फुट कहाँ चाहिए? तो आपको बोले कि PAQ का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, PAQ का एंगल बाइसेक्टर होगा, करेक्ट है ना। इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर होगा, इक्वल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A। इस पे आप लोग एक फुट बनाओगे। फुट क्या होता है? जहां पर आप 90 डिग्री बनाते हो, है ना। और इस पॉइंट को उन्होंने बोला है अल्फा कोमा बीटा। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला गया है? अल्फा कोमा बीटा। तो आपको लास्ट में फाइंड करना है अल्फा कोमा बीटा मिलने के बाद 7 अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब इनडायरेक्टली आपको अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा मिलेगा तो मिल ही जाएगा। अब एक एक स्टेप सोचते हैं, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, डायग्राम बना लिया। मुझे पहुंचना अल्फा कोमा बीटा तो सीधी बात में डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा। सबसे पहले आप क्या ढूंढ पाओगे? स्टूडेंट ए। अब सबसे पहले क्या ढूंढ पाओगे? ए। कैसे ढूंढोगे? तो सेम टेक्स्ट का क्वेश्चन ही है ना। कैसे ढूंढेंगे कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, सेम एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो अगर यहाँ पर सेम एंगल बना रहा है
तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ना, तो इसका जो टेन होगा टेन थीटा वो स्लोप देगा। अच्छा अगर ये एक्स एक्सिस पे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ क्यू है? स्लोप ऑफ क्यू है क्या होगा? टेन थीटा की स्लोप है और क्या होगा ये 4/5 माइनस x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। फिर इस लाइन का स्लोप के लिए कौन सा एंगल लेना पड़ता होगा? 180 माइनस x। आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना होगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। तो क्या होगा ये 180, तो इसका स्लोप कितना? tan ऑफ 180 माइनस थीटा और वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan थीटा मतलब tan 180 माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा है ना, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो एक नेगेटिव होगा। वो tan थीटा की वैल्यू है आपके पास, वो tan थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस x इक्वल टू 3/2 माइनस x। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको a पॉइंट मिलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो -8 प्लस 4x इक्वल टू 15 माइनस 3x, तो 7x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू 23/7। a का कोऑर्डिनेट मिल गया 23/7, 0। ठीक है, ओके a मिल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए? अब कौन सा पॉइंट मिलेगा? r। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से r तो कैसे मिल जाएगा? कौन से रेशियो में डिवाइड करें? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो r की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा r का कोऑर्डिनेट? 2 × 5 10 प्लस 1 × 23/7, तो 10 प्लस 23/7 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट 2 × 4 8 प्लस 1 × 0, तो 8/3। या फिर एलसीएम लूंगा तो 70 प्लस 23, तो 93 ना, 93/21, 8/। ये मिला आप लोगों का r का कोऑर्डिनेट। अब आपको चाहिए ये m जो फुट है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए? m जो उसका फुट है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा, बीटा। अब वो फुट के लिए क्या चाहिए? फुट का मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी दिया हुआ है, बट उसके लिए लाइन के इक्वेशन तो चाहिए ना जिसको आपको फुट बनाना है। तो अब क्या चाहिए होगा मुझे? इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? जो उस पर फोकस करते हैं। लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा? ये लाइन कौन सा है वैसे? एंगल बाइसेक्टर। ये कौन है? एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर है सेक्टर से आप लोग अगर उसके हिसाब से सोचिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। टेंजेंट कैसा है आपका? अच्छा नॉर्मल आप किसको बोलते हो? जो इसके साथ 90 डिग्री बनाता होगा। तो ये कौन है? एक्स एक्सिस, तो उसके साथ 90 कौन बनाएगा? वाई। उसके साथ 90 कौन बनाएगा? वाई। तो अगर ये आप लोगों का वाई एक्सिस है पूरा, जो कहां से पास हो रहा है? 23/7, 0 से, राइट। पर क्या जरूरी कि वो वाई एक्सिस होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, वाई एक्सिस तो नहीं होगा क्योंकि वैसे भी 23/7, 0 से पास हो रहा है, तो वाई एक्सिस तो नहीं होगा, बट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर अब मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 23/7। इस पूरे लाइन पर x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो जो m पॉइंट है उस m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 23/7। y कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर y कोऑर्डिनेट भी पता चलेगा। आप फुट कहां से बना रहे हो? r से। अगर r से बना रहे हो तो इस लाइन का कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा? कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? y। भाई अगर ये y एक्सिस को पैरेलल है तो जो उसके साथ 90 डिग्री बना रहा हो किसको पैरेलल होगा? x एक्सिस को, और x एक्सिस को पैरेलल होगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा?
y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर 8/3 तो यहाँ पर भी क्या होगा 8/3 होगा। तो ये आपका अल्फा और बीटा हो गया। और मुझे एकदम सही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फा इसलिए दिया होगा जिसको 7 कट हो जाए, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो आंसर सेक्शन में जाना नहीं है। तो 7 पोजीशन दिया ही इसलिए जिससे 7 कैंसिल हो जाए और यहाँ का 3 कैंसिल हो जाए, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 23 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो 23 + 8 31। तो यहाँ पर ये होगा 31। तब पूरा क्वेश्चन एक साथ मत सोचो, एक लाइन सोचा करो, क्योंकि बहुत बड़े 4 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, पूरा दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो 88 तक में कोई भी डाउट हो और कुछ मुझे बताइए, पर 2022 तक ये 80 वाला मुझे करवाना, उसको छोड़ के आपको ये 86 87 88 में 2019 में आ रहा है, ये पढ़ लेता हूँ, ये बता देता हूँ आपको, फिर हो जाएगा। और 87 तो हो जाए वैसे ही आराम से। 88 वाला जो क्वेश्चन है वो वैसे तो इसलिए पर थोड़ा लेंथी है, पढ़ो एक बार 88 क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। ट्रायंगल एबीसी, AB का इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x + y = 0, BC का इक्वेशन दिया हुआ है x + py = 39, जिसमें p नहीं पता है आपको, और AC का इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 3। और इसके बाहर जो सर्कल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, तो उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम, जो दिया हुआ है P(2), जो दिया हुआ है P(2). तो मुझे बताओ इसके अंदर एक अननोन है आपके पास, ये P, क्या आप ये P ढूंढ लोगे, कैसे ढूंढेंगे, अब कैसे एक अननोन है P, पहले P मुझे ढूंढना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में पूछा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसमें पहला या दूसरा ऑप्शन में P की वैल्यू की जरूरत है, तो P नहीं मिलेगा तब तक मुझे A और B नहीं मिलने वाला है। और C और D के लिए मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए, और ट्रायंगल ABC का एरिया के लिए ABC के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, और ABC के कोऑर्डिनेट के लिए ABC का कोऑर्डिनेट के लिए आपको P की वैल्यू को भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको इनडायरेक्टली P ढूंढना है, बाकी तो हो जाएगा। तो मुझे बताओ P कैसे ढूंढोगे, कहाँ से बने कोड, सेंटर से, तो सेंटर से अगर कोड बनाते हैं और ये कोड है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, बाइसेक्टर होगा, तो P कैसे मिलेगा, ये P कैसे मिलेगा। अभी हम एक चीज और ढूंढ सकते हो, अब इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट तक निकाले लोगे, है ना, y कितना है इसका
-2x, y की जगह पर अगर मैंने -2x रखा यहाँ पर तो माइनस प्लस 2x 2x प्लस x, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, x को अगर 1 रखा तो y इक्वल टू -2, तो a कोऑर्डिनेट मिल गया। So let's say b coordinate assuming और b का b कोऑर्डिनेट p के टर्म्स में आएगा। हाँ, और सर p3 और pa का डिस्टेंस फॉर्मूला से सेम है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सर्कमसेंटर होता है किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है? परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर। पर्टिकुलर साइड बाय सेक्टर मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप लोग ऐसा कोई लाइन है जो यहाँ पर 90 डिग्री भी बना रहा है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री भी बना रहा है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री भी बना रहा है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, और वो कहाँ से पास हो रहा है? 2,3 कहाँ से पास हो रहा है? 2,3। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर को अगर सोच के अगर एक पी ढूंढने की ट्राई करें तो हमें पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा और इक्वली डिवाइड भी कर रहा होगा, तो फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता होगा। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं, वैसे तो एक ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे इन दोनों को सोल्व कर लें तो हमें b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लें तो c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तब किसके टर्म में मिलेगा? p के टर्म में मिलेगा, और इन जो भी b और c पॉइंट मिलेगा उनका जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, वो भी किसके टर्म में होगा? p के टर्म में। अब आपके पास अगर ये पॉइंट है जो p के टर्म में है और आपके पास ये पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके आपको स्लोप मिल जाएगा, और इस लाइन का स्लोप पता ही है मुझे -1/b, और इनका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस मतलब एक ही अंश होना देखा जाए, कौन सा पूरा p, तो किसकी वैल्यू आ जानी है? p की वैल्यू आ जानी है, पर वो प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है क्योंकि पहले b भी ढूंढना है, c ढूंढना है, b और c ढूंढना इतना लेंथी है, प्रॉब्लम है कि वो p के टर्म्स में आएगा वो प्रॉब्लम। तो और कोई पॉसिबिलिटी एक बार चेक करता, अगर और कोई पॉसिबिलिटी मिल जाता है जो इससे थोड़ा इजी हो तो पहले वो कर लेते हैं जिससे हमें p मिल जाए। देखो सोचते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी के जिससे थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, मैं b और c दोनों के कोऑर्डिनेट ना ढूंढूं, मैं सिर्फ b का कोऑर्डिनेट ढूंढूं, मैं सिर्फ b का कोऑर्डिनेट ढूंढूं। b का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसके टर्म में? t के टर्म में। तो ये a तो था ही ना आपके पास ऑलरेडी, तो a और b का जो मिड पॉइंट होगा वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये भी तो स्लोप निकल जाएगा इसका, इसमें इसका स्लोप मिल जाएगा y2 - y1 अपॉन, और इसका स्लोप कितना है? -2, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -2, तो p की वैल्यू आ जाएगी इसी बात में। तो मुझे c की जरूरत नहीं है जो उसके पहले t मिल गया, राइट। अब p मिलने का c पॉइंट नहीं होगा, बट अब c पॉइंट ढूंढने के लिए p मिल चुके तो इसको सोल्व करके c निकालना तो इजी हो जाएगा c निकालना। तो पहले इधर से p निकाल लो, फिर तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, फिर तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्लास में 23 के डाउट डिस्कस करेंगे, 2023 के 89 से लेके 2020 109 तक है, मतलब 30 क्वेश्चन है, उसको करके आना आप लोग।
मंडे के क्लास में हम लोग सर्कल में क्या क्या फॉर्म पढ़ चुके थे? डी फॉर्म हो चुका था आप लोगों का, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन और डायमेट्रिक, और पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 आया तो इनसाइड ऑफ सर्कल, और ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर उसका स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ सर्कल भी डिस्कस किया था। तो सर्कल एक्स एक्सिस पर टच करेगा तो क्या होगा? सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस, y एक्सिस पर टच करेगा तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस, और दोनों पर टच करेगा तो सब कुछ है ना, a इक्वल टू k इक्वल टू r। फिर यही था क्लास। ओके, इसका अब देखो लेंथ तो अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया है और सिंपल भी था तो वो भी लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट आप सब लोगों को पता है किसको बोलते हैं। अब सर्कल में जब हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट की बात करते हैं, इसमें एक्स इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। काफी लोगों को ये लगता है कि इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, पर ऐसा नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिन से डिस्टेंस इसलिए लेते थे, स्ट्रेट लाइन में जब इंटरसेप्ट फाइंड करते थे इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? एक्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट ओरिजिन से इसलिए लेना पड़ता है, कोई दूसरा पॉइंट था ही नहीं आपके पास लेने के लिए। बट यहाँ तो है ना, 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है, तो यहाँ का एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये वाला AB को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और PQ को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो मुझे वो AB का लेंथ चाहिए। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इंटरसेप्ट है, बट सर्कल के रिस्पेक्ट में AB क्या है? कॉस। और कॉस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सेंटर से लेके कोण पे जब भी लाइन बनाते हो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो प्रॉपर्टी है हमारे पास। और अगर ये सर्कल का जनरल फॉर्म लेता हूं तो इसका सेंटर क्या होगा? -g, -f, -g, -f, और ये डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। सेंटर से किस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? और रेडियस होता क्या? रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस। और अगर ये पॉइंट -g, -f, तो ये लेंथ कितना? y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो लेंथ तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा? -h। ये मिला आपको रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस g, और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पाइथागोरस के हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा आपको? इसका स्क्वायर में से ये माइनस, तो g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस g में से h स्क्वायर माइनस, तो क्या बचा होगा? g स्क्वायर माइनस c और उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। समझ आया जो बोला मैंने? CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर ना, पाइथागोरस। CD का स्क्वायर तो माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, DB का स्क्वायर ढूंढना है, CB का स्क्वायर तो रूट कैंसिल, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c, h स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट इज DB? रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। ये लेंथ रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c है, तो ये लेंथ कितना होगा? रूट ऑफ, क्योंकि बाइसेक्टर है तो पूरा AB का लेंथ कितना हो गया? और AB मेरा क्या है? x इंटरसेप्ट। मुझे अपना x इंटरसेप्ट का लेंथ लिया डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? 2 रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट क्या हो जाता होगा? 2 रूट ऑफ, ठीक है। उसमें कैसा होगा? ये भी तो आप लोगों का रेडियस ही होगा, और यहाँ से जब आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ फिर माइनस जी होगा, तो इसमें f कट किया तो उसमें c कट जाएगा, तो क्या मिल जाता है यहाँ पर? 2 रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस। तो कभी भी किसी सर्कल का अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो या x इंटरसेप्ट रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा हमें? 2 टाइम रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस स्क्वायर। y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? 2 टाइम रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस। अब इससे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, और इस तीनों का मतलब समझाएगा आपने।
इस तीनों का मतलब समझाएगा। पहली क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ सकता है। जी और सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। जी और सी की वैल्यू मिलेगी कहाँ से? सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर कर लूंगा, किसके साथ कंपेयर कर लूंगा? उसके जनरल फॉर्म के साथ। तो जीएफसी तो मिल ही जाएगा ना वहां से। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0। तो इस तीनों का मतलब समझाओ, ये क्या बोलना चाह रहा है? जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका क्या मतलब हुआ? वाई कोऑर्डिनेट पे या फिर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे दो बार जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू वाले, तो इंटरसेप्ट मिल रहा है। इंटरसेप्ट कब मिल रहा होगा? जब सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता होगा, है ना? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट कौन से होगा? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट, तभी तो इंटरसेप्ट मिलता होगा। अब जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया, जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया, उसका क्या मतलब निकालेंगे? जी स्क्वायर माइनस सी 0 आया मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। एक्स इंटरसेप्ट 0 का क्या मतलब होगा? क्या होगा? एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या बन जाता होगा? टेंजेंट। एक्स एक्सिस के लिए क्या बनेगा? टेंजेंट। जिस तरह की एक्स एक्सिस टेंजेंट बनने की एक कंडीशन होगी, तो पूछे कि एक्स एक्सिस को किसी सर्कल का टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो हम बोलेंगे जी स्क्वायर इक्वल टू सी। जी स्क्वायर माइनस सी 0 का मतलब क्या हो गया? जी स्क्वायर इक्वल टू सी। यहाँ की बात करते हैं। जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसका तो एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट कब पॉसिबल नहीं होगा? जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करता हो। जरूरी थोड़ी कि हर सर्कल एक्स को इंटरसेक्ट करते होगा, ऐसा भी तो सर्कल हो सकता है जो एक्स को कट ही ना करता हो, तो फिर उस केस में एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। तो फिर इस केस में डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, सेम पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आया तो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो वाई एक्सिस टेंजेंट बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं करना, राइट। और बाकी कभी इंटरसेप्ट ढूंढने की बात आएगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट के लिए 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद डिफरेंट पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। कोई भी 2 सर्कल को लेके हमारे पास क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर हम सोचे कि 2 सर्कल की पोजीशन को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पहली पॉसिबिलिटी बोथ द सर्कल टचिंग ईच अदर बट एक्सटर्नली, ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी बोथ द सर्कल टचिंग ईच अदर बट इंटरनली। तीसरी पॉसिबिलिटी बोथ द सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और जब इंटरसेक्ट नहीं भी करता होगा तो भी वापस 2 पॉसिबिलिटी। जैसे एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा, दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि एक सर्कल का अंदर और दूसरा सर्कल और टच नहीं कर रहा या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। और लास्ट कौन सी पॉसिबिलिटी? दोनों सर्कल एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट। मैं अगर आप लोग को सर्कल का इक्वेशन दे दूं और आपको पता करने के 5 में से कौन सी पोजीशन है, तो सर्कल का सिर्फ इक्वेशन देख के तो नहीं पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, अगर ये वाली पोजीशन होगी तो हम ये बोल सकते डायग्राम देख के पता चले कि इस सर्कल का सेंटर C1, इस सर्कल का सेंटर C2 के बीच का डिस्टेंस C1 C2 किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2। दिख रहा है सबको कि अगर ये पॉसिबिलिटी हुई है, ये पोजीशन हुआ, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों सर्कल के रेडियस के एडिशन की इक्वल हो जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी हो तो क्या बोल सकते हो? फर्स्ट सर्कल का सेंटर दूसरे सर्कल का सेंटर बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? R1 माइनस R2।
if both the circle is touching each other internally, then definitely they satisfy this condition. C1 C2 equal to R1 minus R2. इस केस में क्या कंडीशन बनाओगे? अभी आप लोग बताओ। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 तो ज्यादा ही है। ये वाली दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? क्या होगा? C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। ये वाली इसका C1 और इसका C2 जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो देखो कैसे होगा। अगर ये दोनों एक्सटर्नली टच करते होते तो C1 C2 किसके इक्वल आता? R1 प्लस R2। पर वो कह रहा है कि वो इंटरनली अगर एक्सटर्नली टच करने की जगह पर थोड़ा सा अंदर आ गया। अगर इक्वल टू R1 प्लस R2 होता तो सिर्फ टच करता, बट अगर ये अंदर की तरफ आ गया सर्कल, जिससे कि R1 प्लस R2 से तो कम ही होगा। फिर अगर इक्वल टू R1 प्लस R2 होता तो वो टच करता, जिसको कि R1 प्लस R2 से थोड़ा कम होगा। और अगर इक्वल टू R1 माइनस R2 होता तो इंटरनली टच करता। ये थोड़ा सर्कल बाहर आ गया, अगर इस हिसाब से देखें तो ये सर्कल थोड़ा सा बाहर आ गया, जिसमें कि R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल टू R1 माइनस R2 होता तो टच करता। ये बाहर निकला है, इसमें C1 C2 क्या मतलब दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 माइनस R2 से बड़ा होगा और R1 प्लस R2 से छोटा हुआ। जैसा कब हो सकता है? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता होगा? 2। और इसको छोड़कर और कोई पोजीशन बनी नहीं सकती दोनों सर्कल, राइट? तो अगर आपको कभी भी कोई भी दो सर्कल के बीच का पोजीशन जानना है तो आपको क्या करना है? पहले दोनों सर्कल का सेंटर निकाल लेना और रेडियस निकाल लेना। सेंटर कैसे निकालूंगा? कोई सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे? माइनस d कॉमा माइनस x। रेडियस कैसे निकालोगे? रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस t। इससे दोनों सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा, दोनों सर्कल का देख लो। फिर जो दोनों सेंटर के उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। C1 C2 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज बोथ द सेंटर। तो अगर आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से C1 C2 निकाल लिया, फिर इसको किसके साथ कंपेयर करना है? R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2। इक्वल टू R1 प्लस R2 हुआ तो एक्सटर्नली टच करेगा, इक्वल टू R1 माइनस R2 हुआ तो इंटरनली टच करेगा, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हुआ तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, लेस देन R1 माइनस R2 हुआ तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और अगर इनके बीच में हुआ तो 2 पॉइंट करेगा। तो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये नहीं होगा एग्जाम में कि ये दो सर्कल दिए हैं, इनकी पोजीशन कौन सी है। उसको पूछने का तरीका क्या होगा? वो ये पूछेंगे, दो सर्कल के इक्वेशन दे देंगे और फिर पूछेंगे इन दोनों सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट है, कितने कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट मतलब वो लाइन जो दोनों के लिए टेंजेंट बनता होगा। क्या लग रहा है आपको? अगर ऐसी पोजीशन है तो आपको कितने कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, मुझे 3 दिख रहे हैं। 1 2 और 3 बीच में से भी दिखाएगा। अगर ये पोजीशन होगा तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? 3। इस वाली पोजीशन में एक ही है ना, इस वाली पोजीशन में कितने बनेंगे? 1। इसमें कितने? इसमें 4। ये सब तो दिखते हैं, ये 2 तो यही हो गए और 2 फिर इंक्लाइन भी तो होंगे। कितने बने? 4। इस केस में सबसे ज्यादा कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4। यहाँ पर एक भी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। और सबसे लास्ट में 2 ही बनेंगे इसमें, तो एक यहाँ बनेगा और एक नीचे बनता होगा। तो ये पूछेंगे आपको कि दो सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाएगा, फिर इनके बीच में कितने कॉमन टेंजेंट है। और वो कॉमन टेंजेंट आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपको दोनों की पोजीशन ना पता चले।
तो फिर उस केस में मैं दोनों की पोजीशन पता कर लूंगा कि 5 में से कौन सी पोजीशन है दोनों सर्कल के बीच में, और उससे फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इन दोनों सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं ना। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी दो सर्कल का इक्वेशन दिया जाए, आपको बोले x² + y² - 3x - 4x - 6y - 3 = 0 and x² + y² - 2x - 2y - 2 = 0, ये दोनों सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट्स हैं? तो हम जल्दी जल्दी बताओ, इसका सेंटर कितना, रेडियस कितना, व्हाट इज सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल? 2,3। अब देख के पता चल जाना सेंटर होता क्या है, -3, किसके साथ इक्वेट करोगे, किसके साथ इक्वेट करोगे, दोनों को x² + y² + 2gx + 2fy + 3 = 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2g? 2g कितना है, तो g कितना, -2, 2f कितना है, -6, तो f कितना, सेंटर क्या होता है, तो -1 + 1। व्हाट इज रेडियस, √(g²), तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 13, -c, c कितना है, -3, तो -1 + 3, तो 13 + 3 16, 16 का स्क्वायर रूट। इसका सेंटर 1,1 रेडियस, तो g² + f² - 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, -3, तो -2 2 + 2 4, तो रेडियस 2। फिर क्या करेंगे, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस c1 c2, डिस्टेंस फार्मूला 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो c1 c2 कितना है, √5। व्हाट इज r1 + r2, 6। व्हाट इज r1 - r2, 2। अब देख लेते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। क्या c1 c2 r1 + r2 के बराबर है, नहीं है, मतलब पहली वाली तो नहीं है। क्या c1 c2 r1 - r2 के बराबर है, नहीं, √2 से नहीं है, तो दूसरा भी नहीं बराबर। क्या c1 c2 √5 क्या 6 से बड़ा होता है, मतलब थर्ड पोजीशन भी है ना, ग्रेटर देन r1 + r2 भी नहीं बना। क्या c1 c2 इससे छोटा है, क्या √5 2 से छोटा होता है, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये चारों नहीं बने तो पक्का है, फिर यही बनता होगा। तो फिर चेक कर लेते हैं, ये √5 जो है और 2 से तो बड़ा होता ही, 2 पॉइंट समथिंग होगा ये, पर 6 से तो छोटा ही होगा। तो फिर ये पॉसिबिलिटी अगर बन रही है, तो इन दोनों के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट, तो इसलिए कोई भी दो सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे पता करना था आपको पोजीशन का। क्लियर है इतना? अच्छा, आप सब लोगों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो पता ही होगा, किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर से अंदर इक्वल सर्कल, सेंट्रल रेडियस है, तो एक ही सर्कल इक्वल सर्कल, मतलब रेडियस डेप्थ सेंटर अलग अलग। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सेंटर सेम, रेडियस अलग, इक्वल सर्कल्स को भी देखिए ए एंड बी आर इक्वल सर्कल, तो फिर इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है बट सेंटर अलग है। एक बार ध्यान में रखिएगा, ये लिख लो।
बहुत अच्छा। कोई भी सर्कल इन लाइन को लेके क्या क्या अलग अलग पोजीशन बन सकती है। जैसे पॉइंट को लेके 3 पोजीशन बन सकती है, क्या क्या पॉइंट अंदर हो सकते हैं सर्कल के, पॉइंट बाहर हो सकते हैं, पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकते हैं। लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी वो सर्कल को इंटरसेक्ट ही ना करता। दूसरी पॉसिबिलिटी सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाता और जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी मे बी वो सर्कल का सेकंड बनता, मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं आपको सर्कल के इक्वेशन दे दूं, लाइन का भी इक्वेशन दे दूं और आपको पूछूं कि तीन में से कौन सी पोजीशन है, तो कैसे पता करोगे? मैं आपको सर्कल के इक्वेशन दे रहा हूँ, x² + y² - 6x - 8y + 3 = 0, और मैं आपको लोकल लाइन का इक्वेशन भी दे रहा हूँ, और 5x + 12y - 1 = 0। आपको पता करने की जो लाइन है वो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में तीन में से कौन सी पोजीशन बना रहा है। एक हमारे हम आते हैं कि सोल्व कर ले, जो नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंथी है, बिकॉज उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सोल्व करने में उसके रियल रूट कितने मिलो सब ढूंढना पड़ेगा, उससे इजी बताओ। मेथड सही है बट मेथड लेंथी है, तो नहीं करेंगे। एक्सैक्टली क्या करेंगे हम, सेंटर से लेके उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इस केस में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सेंटर से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं p नाम दे दूं तो p लेस देन r मिलता होगा। अगर ये वाली पोजीशन हुई तो सेंटर से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हुआ तो सेंटर से लेके उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू r होगा। इसका टेंजेंट की कंडीशन मुझे चाहिए कि सेंटर से लेके लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, r, मतलब रेडियस इक्वल। अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ कि जब इंटरसेक्ट नहीं करता होगा, जैसा कब होगा, जब p ग्रेटर देन r होगा, जब आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा। तो अगर मुझे पता करने की इसकी पोजीशन कैसी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर निकालूंगा। क्या है इसका सेंटर, 3,4 रेडियस रूट ऑफ g² 9 + 16 25 25 - 3 तो √22 √g² + f² - 3। अब इस पॉइंट से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कैसे ढूंढते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट को उठा के डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, मोड लगा लेते हैं, 5 × 15 12 × 48 -1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, 48 + 15 63 63 - 1 62 डिवाइडेड बाय 30 169 का स्क्वायर रूट 30। इसकी वैल्यू 62/13 और किसको कंपेयर कर लूंगा, √22, राइट। 62/13 और √22 को कंपेयर करूंगा तो तीन में से पॉसिबिलिटी आती होगी। ये तो पक्की बात है कि इसके साथ p = r तो नहीं है, ये p और r सेम तो नहीं होंगे, ये तो नहीं है। या तो p ग्रेटर देन r होगा तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगा, p लेस देन r होगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सही है, राइट। इसको सोल्व कर लेंगे। 62/13 की अगर एप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करें तो कितना होता होगा, 13 × 4 = 52 है ना, 4.07 जैसे हो जाता होगा। 34 × 52 बच्चा और 62/13 किया ना, और हाँ सॉरी 4.7 और फिर √22, तो √22 जब करेंगे तो √22 की वैल्यू 5 से कम होगा, 4 से ज्यादा होगा, तो वो भी होगा 4 और 5 के बीच में। 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, 20.25। 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, 20.25। इसमें ये 4.5 से भी बड़ा होगा, 22 है ना,
तो मतलब वो आपको अप्रोक्सीमेट जानना पड़ेगा कि 22 की वैल्यू 4.7 से छोटा है कि 4.7 से बड़ा है, राइट। आप मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, कंपेयर करना है आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख के P ग्रेटर देन R बन रहा है या P लेस देन R बन रहा है। तो उससे मुझे पता चल जाए कि एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी लाइन की सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगा वो पता करने के लिए आपको सेंटर से लेकर उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, रेडियस के साथ। तो मुझे इस वाले कंसेप्ट से टेंजेंट को लेके एक कंसेप्ट मिल गया कि भाई अगर मैं सर्कल के कोई भी टेंजेंट की बात करता हूं तो वो टेंजेंट हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्या कंडीशन है वो, P इक्वल टू R। P मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। ये आप लोगों का पूरे कोडिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में टेंजेंट की बात है। अब जब भी हम लोग टेंजेंट की बातें करेंगे तो हम हमेशा 3 को मिक्स करेंगे। पहला पॉइंट, नाम में देखो ना पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों का कोई भी सर्कल पे x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अब टेंजेंट होता तो लाइन ही है और लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम किसका है, स्लोप का। अब स्लोप कैसे निकालूंगा, तो पर इस सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा, सेंटर -g, माइनस सेंटर क्या होगा, -g, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि सेंटर से लेके जब भी आप लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बना इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होगा, क्या होगा इसका स्लोप, y1 प्लस अपॉन x1 प्लस g, और इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस x। इसका स्लोप क्या मिला था, y1 प्लस x अपॉन x1 प्लस g, और इसका प्रोडक्ट अगर माइनस है तो इसका स्लोप क्या हो जाता होगा, माइनस ऑफ x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस x। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन, लाइन मतलब टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस x इंटू x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप पुट कर लिया, पॉइंट x1 y1 है। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, सोल्व करने के लिए। तो मैं सोल्व करके लास्ट में इक्वेशन को डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसको जब सोल्व करोगे लास्ट में आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। आप लोगों को इसको सोल्व करने पर लास्ट में एक ऐसा इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट। किसके टेंजेंट का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल पे x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन है, सही। इस इक्वेशन को अगर मैं इस सर्कल के इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, जो मेरा सर्कल का इक्वेशन है उसके टेंजेंट का इक्वेशन, तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है। अब अगर इसको कंपेयर करते हो तो सबसे पहले मुझे पता चल रहा है कि x स्क्वायर की जगह पर क्या है, x(x1), x स्क्वायर की जगह पर क्या है, x(x1), y स्क्वायर की जगह पर क्या है, y(y), y स्क्वायर की जगह पर क्या मिल रहा है, y(y). x की जगह पर हमने किसको रिप्लेस किया, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कटने के लिए डिवाइड बाई 2 रखा होगा, और इसको इसके साथ इक्वेट किया तो y को किससे रिप्लेस किया, y प्लस y1 बाई 2, y प्लस y1 बाई 2। इससे हमें ये पता चला, इसका मतलब मैं आपको कर रहा हूँ कि अब अगर मुझे सर्कल हो, और सबसे अच्छी बात ये कि सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला, ये जो चार हमारे पार्ट होते हैं, चारों के अंदर
अच्छा, कोई भी सर्कल हो या पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, आपका लास्ट इक्वेशन तो कैसा बनता है? सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल पे काम होता है? एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स वाई होता है, एक्स होता है और वाई होता है, और कोई भी टर्म नहीं होता है। ये जो सारे रिप्लेसमेंट है ना, इसमें क्योंकि सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, इसलिए एक्स वाई कहीं आया नहीं है, राइट। बट एक्स वाई का भी मैं आपको लिख देता हूँ, बाकी सब में एक्स वाई आएगा, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। तो एक्स वाई अगर आया तो उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करना है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई। ये रिप्लेसमेंट अगर आपने याद कर लिया, याद क्या कर लिया, करना ही। अगर ये रिप्लेसमेंट हम याद कर लेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। एक इसको अप्लाई करेंगे तो मतलब कि सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला, चारों के अंदर अगर मुझे ये बोला जाता है तो मुझे सर्कल है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, और सिर्फ आपको समझाने के लिए एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो सर्कल पे है तो मैं मान के चल रहा हूँ 1,2। सिर्फ समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि पॉइंट इसको होता ही होगा, राइट। अगर ये पॉइंट अगर इस सर्कल पे है और अगर मुझे पूछते कि पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करके दो, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करूंगा किस जगह, x1 कौन है इक्वेशन, x1 कौन है 1, एक्स स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पर y बाई 1, x की जगह पर x प्लस x1 बाई 2, y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल 0। ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसल, ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या देगा 2x, यहाँ पर क्या देगा 4y, यहाँ पर क्या देगा माइनस 2x, है ना। तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस 2 माइनस y माइनस 2 माइनस 2, ये 2 यहाँ पर भी जाएगा, राइट। तो ये 2x और 2x यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, जरूरी नहीं कि हर बार कैंसिल होता है, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो 4y माइनस y, 3y माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल 0, y इक्वल टू, इसका मतलब कि 1,2 से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका इक्वेशन क्या हो जाता होगा, डायरेक्टली y। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला मेरे को एक ही बार याद करना है, चारों सेक्शन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, चारों के लिए मुझे आज पॉइंट फॉर्म बता दें। कोई भी कर्व, अगर मुझे सर टेंजेंट का इक्वेशन जानना और मुझे पॉइंट दे रखा, छोटी सी कंडीशन जरूर है, वो पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। अगर ये x1 को y1 अगर यहाँ की जगह पर अगर यहाँ होता तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कर्व के ऊपर होना चाहिए, फिर वो कर्व कोई भी क्यों नहीं। जैसे आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और आपको बोला जाता है कि भाई यहाँ पर 4,4 से पास होने वाले ये टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसमें वही करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर लूंगा x1, x1 कौन है 4, y की जगह पर रिप्लेस करूंगा y प्लस y1 बाई 2, y की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा, y प्लस y1 बाई 2, y1 कौन है 4, राइट। इसको सोल्व कर दूंगा, मेरा डायरेक्ट टेंजेंट इक्वेशन। तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों के अंदर अगर आप लोगों को पॉइंट फॉर्म चाहिए तो आपको ये रिप्लेसमेंट याद करना, और इसको छोड़कर कोई वेरिएबल आने भी नहीं वाले। सर्कल में तो एक्स वाई भी नहीं आएगा, बट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एक्स वाई का समान होगा, इसलिए एक्स वाई भी अभी मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ ये रिप्लेसमेंट याद करना है, क्लियर। बस क्या लास्ट में कंडीशन क्या है, x1 y1 कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कर्व के ऊपर, फिर वो कर्व कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में सिर्फ आपको कोई डेरिवेशन कुछ नहीं चाहिए, आप लोग को डिराइव कर दिया मैंने, डेरिवेशन की मैंने आपको बता दिया क्या रिप्लेसमेंट करना है, बस रिप्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, एक फॉर्म हो गया पॉइंट फॉर्म, फिर दूसरा हमें याद रखना होता है, वो होता है स्लोप फॉर्म। देखो ना, नाम में ही क्या है, स्लोप। ऑब्वियसली स्लोप के रिलेटेड कोई बातें हो रही होगी। यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल का अभी मैं सेंटर ले रहा हूँ 0,0, तो सेंटर अगर 0,0 ले रहा हूँ तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² =
आर स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर का सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 रेडियस है आर। यहाँ पर एक टेंजेंट ले रहा हूँ और स्लोप की बात हो रही है तो लाइन का वो फॉर्म लेता हूँ जिसमें स्लोप यूज होता हो y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा काफी सारे बच्चे बोलते हैं स्लोप तो सर आप लोग इसमें भी यूज कर सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 भी तो m यूज होता है, बट यहाँ पर m यूज होता सही है बट x1 y1 फिर दो अननोन भी तो आ जाते हैं। इसके अंदर m अगर मुझे पता है तो सिर्फ एक ही अननोन होता है, इसलिए कभी भी स्लोप फॉर्म यूज करना मतलब स्लोप दे रहा और कोई लाइन के इक्वेशन दे तो हमें तो कौन सा यूज करना चाहिए y इक्वल टू mx प्लस c। पॉइंट दिया है तो कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस, जिसमें कम अननोन हो उसको यूज करूंगा ना मैं। तब हमें क्या जानना है कि y इक्वल टू mx प्लस c को अगर इस सर्कल का टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा। y इक्वल टू mx प्लस c को अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। वैसे कोई भी लाइन को टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है p इक्वल टू r। कोई भी लाइन को सर्कल का अगर टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा p इक्वल टू r। तो इट मींस 0,0 से सेंटर से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसके इक्वल होना चाहिए r के इक्वल। 0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x की जगह पर क्या रखोगे 0, y की जगह पर क्या रखोगे 0, तो क्या बचेगा सिर्फ c डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये p को किसके इक्वल होना है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए रेडियस के इक्वल। तो मॉड c किसके इक्वल है r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 है, तो c किसके बराबर है प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। c की वैल्यू नहीं पता थी, c की वैल्यू मिल गई तो मुझे स्लोप फॉर्म मिल गया। क्या मिला स्लोप फॉर्म मुझे y इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस। दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इन द केस ऑफ सर्कल। c की वैल्यू बस पता करें तो c मिल गया। और ये कितने टेंजेंट है आपके पास दो, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दो टेंजेंट क्यों आए सेम स्लोप वाले, क्योंकि अगर इसका स्लोप अगर m है तो इसी के पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ पर भी तो बनेगा और अगर ये दोनों का पैरेलल तो स्लोप तो सेम होगा, तो किसका डिफरेंस होगा कांस्टेंट का, इसलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसको कब यूज करोगे और इसको कब यूज करोगे, क्वेश्चन में थोड़ी दिया जाता है कि आप पॉइंट फॉर्म यूज करो ना आप स्लोप फॉर्म यूज करो। ये कब यूज करोगे जब पॉइंट दे रखा हो, वो भी कहाँ दे रखा हो कर्व के ऊपर। और ये कब यूज करोगे जब भी आपको किसी भी टेंजेंट का स्लोप को लेके इंफॉर्मेशन दे रखा हो, जब नहीं कि डायरेक्टली स्लोप दे दिया जाए। आपको हो सकता है कि ऐसे दिया हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सर्कल पे एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है which is perpendicular with x plus 2y minus 1 equal to 0। इस सर्कल पे मुझे एक टेंजेंट फाइंड करना है जो टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर। तो जैसे मैंने सुना भाई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए m1 m2 इक्वल टू -1, क्या आना चाहिए m1 m2 इक्वल टू -1। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप कितना है, अच्छा इसका स्लोप अगर -1/2 है तो इसका स्लोप कितना है 2, क्योंकि m1 m2 -1 होता है। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन मुझे पता है क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस y इक्वल टू mx प्लस माइनस r, रेडियस कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r कितना है 3, r स्क्वायर 9 है तो r कितना है 3 इनटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, m कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो मुझे दो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है y इक्वल टू 2x प्लस 3 रूट का, इसी के पैरेलल एक नीचे भी होता होगा जिसमें इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो मुझे अब स्लोप अगर पता हो तो भी ये वाला फॉर्म यूज करूं, पर हाँ एक बात जरूर है
कि इसका मैंने सेंटर क्या लिया, जरूरी के हर सर्कल का सेंटर 0,0। अगर सर्कल का सेंटर एज को के हुआ, मैं आपको पहले भी बता रहा था, आपको ध्यान होगा कि आप लोगों को मैक्सिमम हर चीज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पढ़ाई जाएगी, बट पूछेंगे तो क्या था उसके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर आपका सेंटर एज के होगा इस इक्वेशन में से क्या चेंज कर देना, y की जगह पर y माइनस के और x की जगह पर वो आप लोग है ना। अगर समझ आए जो बोला हूँ, अगर आपका ऐसा दे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, सवाल सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना है। मुझे इस सर्कल पे वो टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कितना डिग्री बना रहा है। तो जैसे आपको पता चले एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री बना रहा है, मतलब क्या दे रखा है, स्लोप कितना है, स्लोप 1, tan 45, तो स्लोप कितना है 1। तो पर क्या मैं डायरेक्ट इसको यूज कर पाऊंगा? नहीं, क्यों नहीं, सेंटर 0,0 नहीं है, तो सेंटर क्या है 1,1, ठीक है। सेंटर क्या है 1,1, रेडियस क्या है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस इधर 2 + 2 4, तो रेडियस कितना है 2। तो फिर यहाँ पर क्या चेंज करूंगा, y की जगह पर क्या रखूंगा, y माइनस 1, y माइनस k कितना है 1। एम स्लोप 1 था क्योंकि थीटा 45 दिया था ना, तो स्लोप 1 था, x की जगह पर x माइनस 1 प्लस माइनस रेडियस तो 2 ही रहेगा, और m 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो 2 रूट उसवन का नंबर। तो क्या हो जाएगा y = x, और यहाँ का -1 और -1 कैंसिल हो जा रहा है, +-2। जरूरी कि हमेशा कैंसिल होता होगा, इस केस में हो रहा है। तो आपको अलग से ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो ये याद रखना है बस। हाँ, सेंटर अगर 0,0 की जगह पर अगर और कुछ दिया x और k हो तो y की जगह पर y माइनस k कर लेना और x की जगह पर x माइनस, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मॉड्यूल सर्कल का जो उसका DPP1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कल का DPP1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर टाइम रहा तो अपने 2023 के स्टेटमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले DPP1 डिस्कस